है ना। आप सभी लोगों का स्वागत है टीचिंग परीक्षा के आज के इस वीडियो में, जिसमें हम लोग बिहार 7th फेज में जो शिक्षक भर्ती है हमारी 2023 की, उसके लिए जो जनरल स्टडीज का सेशन हम लोग यहाँ पर में कंडक्ट कर रहे हैं, उसमें एक कदम और आगे बढ़ाएंगे। और जैसे कि मैं यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ कि जैसे ही आप लोगों की क्लास स्टार्ट हुई है, पता नहीं क्यों स्मार्ट बोर्ड बंद हो गया है। तो एक बार हम इसको स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं। जनरली ऐसा होना नहीं चाहिए, बट क्लास के बीच में ही अब चला गया है। तब तक आप लोग मुझे ये बताइए, मैंने आप लोगों को कल एक काम दिया था, आप लोगों से कहा था मैंने कि बिहार के अंदर में कौन से नंबर की विधानसभा चल रही है, ये आप लोग बताओगे मुझे। तो बताइए बिहार में कौन से नंबर की विधानसभा चल रही है, तब तक आप ये बताइए, ताकि उस समय तक हमारा स्मार्ट बोर्ड जो है वो फिर से स्टार्ट हो जाए। बताइए। कुछ लोग 16वें नंबर की, कुछ लोग 17वें नंबर की कह रहे हैं। आप लोगों को बता दूं फ्रेंड्स कि 2000 जो आप लोगों की अभी 20 के अंदर में जो आप लोगों की विधानसभा हुई है, ठीक है, ये आप लोगों की 17वें नंबर की विधानसभा है, 17th नंबर की विधानसभा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछा जा सकता है। जब मैंने आप लोगों से कहा था कि आप लोग बताइए कि लोकसभा कौन से नंबर की है, तो लोकसभा कौन से नंबर की थी, ये बताओ आप लोग। लोकसभा कौन से नंबर की चल रही थी, तो वो भी 17वें नंबर की है। तो बिल्कुल आप लोगों का वहां पर में सिंक हो गया। इसी वजह से कल मैंने आपसे सवाल पूछा था, क्योंकि वो जब आया था ना आप लोगों का सवाल कि कौन से नंबर की लोकसभा है, तभी मैंने आपसे पूछ लिया था कि विधानसभा कौन से नंबर की है, ये देखने के लिए कि कितने लोग उसके अंदर में सिंक लिंक बैठा के लिंक बना के बैठे हुए हैं। तो 17वें नंबर की लोकसभा चल रही है, 17वें नंबर की विधानसभा चल रही है, ये दोनों याद रख लेना आप लोग, ठीक है। सर मेरा एमपीटेट वर्ग 3 में सिलेक्शन हो गया, थैंक यू सर। गरिमा यादव जी को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस, उनका सिलेक्शन हो गया है वर्ग 3 के एग्जाम के अंदर में, बहुत अच्छी बात है। जस्ट सेकंड फ्रेंड्स, आप लोग थोड़ा सा समय दीजिए, मैं इसको स्टार्ट करूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। बस थोड़ा सा समय दीजिए, क्योंकि अनएक्सपेक्टेड एरर के कारण आई थिंक ये स्मार्ट बोर्ड बंद हो गया था आप लोगों का, लेकिन उतने देर के अंदर में हम लोगों ने दो चीजें रिवाइज कर ली। अगर मैं आप लोगों से कहूं फ्रेंड्स कि आप लोग बताइए कि बिहार राज्य कब अलग हुआ था बंगाल से, तो आप लोग आंसर क्या करोगे। बिहार राज्य बंगाल से कब अलग हुआ था, ये आंसर अगर आप लोगों को करना हो तो आप लोगों का आंसर क्या होगा। आई थिंक कुछ एरर आया हुआ है, शायद जिस वजह से, या फिर वोल्टेज फ्लक्चुएशंस हो रहे हैं। बिहार राज्य जो है, कुछ लोग 1912, मैक्सिमम लोग 1912 आंसर कर रहे हैं, लेकिन कुछ उन लोगों ने 1936 भी किया है। तो पहली बार जो बिहार राज्य बना था आप लोगों का, वो बना था आप लोगों का फ्रेंड्स 1912 के अंदर में, ये याद रखना है, जिसमें आज का बिहार, आज का झारखंड और आज का उड़ीसा शामिल था। आप लोगों का आज का बिहार, आज का बंगाल और आज का उड़ीसा। 22 मार्च 1912 को आधिकारिक रूप से घोषणा हुई थी, बट वो लागू कौन से दिन हुआ था ये काफी सारे लोग भूल जाते हैं। वो लागू हुआ था आप लोगों का 1 अप्रैल 1912 को, ये भी याद रखना है आप लोगों ने, 1 अप्रैल 1912 को लागू हुआ था। फिर 22 मार्च को क्यों मनाते हैं बिहार दिवस, तो बिहार दिवस 22 मार्च को इसलिए मनाते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि उस दिन 22 मार्च को, ये याद रखेंगे आप लोग कि 22 मार्च को जो है आप लोगों का घोषणा हुई थी, आधिकारिक घोषणा हुई थी कि भाई अब हम जो है बिहार को क्या करेंगे, बिहार को अलग राज्य बना देंगे। बट लागू 1 अप्रैल को ही हुआ था, ये याद रखना है आप लोगों ने। 1 अप्रैल 1912 को लागू हुआ था आधिकारिक रूप से, बट घोषणा 1900 घोषणा आप लोगों की 22 मार्च को हुई थी, इसी वजह से 22 मार्च को मनाया जाता है। उड़ीसा आप लोगों का 1 अप्रैल 1936 को अलग हुआ था, उड़ीसा राज्य। चलिए, तो फाइनली यहाँ पर मैं स्मार्ट बोर्ड देव की कृपा से स्मार्ट बोर्ड स्टार्ट हो गया है आप लोगों का। स्टार्ट करते हैं हम लोग यहाँ पर में हमारे पहले क्वेश्चन के साथ में। पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर में ये रहा, आप लोगों को बताना है कि ब्लैंक इज अ हार्मोन दैट रेगुलेट्स एंड द अमाउंट ऑफ ग्लूकोज इन द ब्लड। ब्लड के अंदर में कितना ग्लूकोज है, इसको आपका रेगुलेट करता है। बताइए कौन सा वाला है आपका, जल्दी से बताना है आप लोगों ने, ठीक है। तो आप लोगों का जो आंसर है फ्रेंड्स, ये हो जाएगा बेसिकली आप लोगों का इंसुलिन। इंसुलिन जो है ये क्या करता है आप लोगों का, ये आपके बॉडी के अंदर में कितना ग्लूकोज है उसको रेगुलेट करता है। अगर हम लोग थायरोक्सिन की बात करें, तो थायरोक्सिन आप लोगों का रेगुलेट करता है कि आपके बॉडी के अंदर में कितना वाटर है, कितना जल है, ठीक है। आपके बॉडी के अंदर में जल की जो मात्रा है उसको रेगुलेट करता है, ठीक है। ऑक्सीटोसिन जो है ये दुग्ध स्त्राव, ठीक है, जो मैमल्स है, ठीक है, मैमल्स जो बच्चों को जन्म देते हैं और बच्चों को पालने के लिए जो मदर होती है वो फीड करती है उनको, है ना, मिल्क फीड करती है। तो बेसिकली जो दुग्ध स्त्राव है,
मिल्क रिलीज है उसको रेगुलेट करने का काम ये ऑक्सीटोसिन करता है। ये भी आप लोग याद रख सकते हो सकता है आप लोगों से पूछ ले कि मनुष्य के अंदर में ये या फिर मैमल्स के अंदर में दुग्ध स्त्राव को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा है आपका, तो ऑक्सीटोसिन है, ये याद रखेंगे आप लोग। जल को नियंत्रित करने वाला थायरॉक्सिन है, ये भी याद रख सकते हो आप लोग। काफी सारे और भी आप लोगों के हार्मोन्स उनको रेगुलेट करता है, लेकिन मेन काम इसका वाटर को नियंत्रित करना है। थायरॉक्सिन इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। सभी लोग जल्दी जल्दी से लाइक एंड शेयर कर देंगे, जितने भी लोग देख रहे हैं। अगर आप चाहते हो कि और भी बहुत सारे ऐसे ही क्वेश्चन आप लोगों को करवा दूं। बाकी आपके बॉडी के अंदर में कितनी शुगर है, ठीक है, कितनी शर्करा है, कितना ग्लूकोज है, उसको रेगुलेट करने का काम इंसुलिन का है। अगर आपके बॉडी के अंदर में इंसुलिन की कमी हो गई या इंसुलिन बनना बंद हो गया आपके बॉडी के अंदर में, तो ऐसा माना जाता है कि आप लोगों को क्या हो गया, ब्लड शुगर जो है आपका बढ़ गया है, कम हो गया, जो भी, क्योंकि नियंत्रित नहीं कर पा रहा है इंसुलिन उसको। बेसिकली फ्रेंड्स एक चीज याद रखना है आप लोगों ने, ऐसे मरीज जिनके बॉडी के अंदर में इंसुलिन ऑटोमेटिकली या फिर जो नेचुरली हमारा पैंक्रियाज रिलीज करता है वो नहीं कर पाया अगर, तो ऐसे जो मरीज है उनको हम लोग डायबिटिक पेशेंट बोलते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। आप लोगों को बताना है व्हाट वाज द कोड नेम गिवन इन द फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट ऑफ पोखरण इन 1974। 1974 के अंदर में जो परमाणु परीक्षण किया गया था उसका नाम क्या था, ये बताएंगे आप सभी लोग। परमाणु परीक्षण का नाम क्या था 1974 का? भारत के अंदर में 2 बार परमाणु परीक्षण किए गए हैं मेन वाले। तो आप लोगों को याद रखना है फ्रेंड्स कि 1974 में जब इंदिरा गांधी सरकार में थी उस समय में फ्रेंड्स जो किया गया था, ठीक है, ब्लेसिंग बुद्धा, स्माइलिंग बुद्धा, डांसिंग बुद्धा, लाफिंग बुद्धा, क्या था, तो ये था आपका स्माइलिंग बुद्धा। ये याद रखना है आप लोगों ने। कई सारे लोग जो है वो लाफिंग बुद्धा लगा के आते हैं, ठीक है, उनको लगता है लाफिंग बुद्धा था करके, वो लाफिंग बुद्धा बहुत सुना हुआ होता है ना उन लोगों ने कहीं ना कहीं, इस वजह से। बट याद रखेंगे आप लोग स्माइलिंग बुद्धा था 1974 के अंदर में पोखरण में। अब ये पोखरण कहां पर में है, कौन से राज्य में मिलता है, ये भी आप लोग कमेंट करके बता सकते हो। पोखरण कौन से स्टेट के अंदर में है, बताइए जल्दी से कमेंट करके, पोखरण कौन से स्टेट में है। इसके अलावा आप लोगों को एक और चीज बताना चाहूंगा फ्रेंड्स, आप लोगों का 1998 के अंदर में भी एक परमाणु परीक्षण किया गया था जिसको आप लोग पोखरण 2 के नाम से जानते हो, क्योंकि पोखरण में ही किया गया था वो भी, और दूसरे नंबर का था वो हमारा परमाणु परीक्षण, ठीक है, कि बॉम्ब हम लोग सही तरीके से कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हम लोग हैंडल इसको, इसकी टेस्टिंग थी। इसका नाम क्या था, इस ऑपरेशन का नाम क्या था, वो भी आप लोग बता सकते हो मुझे, ठीक है। तो बेसिकली स्माइलिंग बुद्धा इसका आंसर होगा पहले वाले का। दूसरे वाले का आप लोग जल्दी से बताएंगे कि दूसरे वाले का क्या है। नेपाल आंसर कर रहे हैं 2 लोग, कौन है यहाँ पर मेरे नेपाल वाले लोग, है ना, ठीक है, पोखरण नेपाल में है क्या? चलिए, तो ये याद रखेंगे आप लोग फ्रेंड्स, स्माइलिंग बुद्धा पोखरण के अंदर में हुआ था आप लोगों का। पोखरण आपको राजस्थान के अंदर में मिलेगा, ये याद रखना है आप लोगों ने। 1974 में पोखरण के अंदर में हुआ था। इंदिरा गांधी उस समय में भारत की प्रधानमंत्री थी। मैंने आप लोगों से पूछा 1998 के अंदर में जो हुआ था उसको ऑपरेशन शक्ति नाम दिया गया था, ऑपरेशन शक्ति, ठीक है, 1998 वाले का। तो स्माइलिंग बुद्धा पहला आपका 1974 में, और 1998 के अंदर में ऑपरेशन शक्ति। चलिए जल्दी जल्दी से जितने भी लोग देख रहे हैं लाइक एंड शेयर करते रहेंगे फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हो कि ऐसे ही और भी बहुत सारे सेशंस को मैं आप लोगों को करवा दूं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आपको बताना है कि प्लाइस्टीन युग के अंदर में पृथ्वी पर एक उल्का पिंड गिरने के परिणाम स्वरूप कौन सी वाली झील का निर्माण हुआ था। इनमें से कौन सी झील है जो उल्का पिंड के गिरने के कारण बनी थी। बहुत ही सुंदर सी झील है फ्रेंड्स, इवन आप लोग यहाँ पर में देख भी सकते हो। आपको ऐसे दिखने में, क्योंकि दूर से ली गई फोटो है तो आपको छोटी सी दिख रही होंगी, बट एक्चुअल में ये बहुत बड़ी झील है। महाराष्ट्र के अंदर में है, बुल्ढाना जिले के अंदर में, ठीक है, और ये काफी बड़ी झील है और एक उल्का पिंड के गिरने के कारण हुआ था। इसके साइंटिफिक सबूत हम लोगों को मिल चुके हैं कि भाई ये झील जो है ये उल्का पिंड के, बहुत भयंकर उल्का पिंड के गिरने के कारण बनी थी ये। तो महाराष्ट्र में है, मैंने आप लोगों को हिंट दे दिया। तो आप लोगों का आंसर यहाँ पर में लोनार लेक डायरेक्टली आना चाहिए आप लोगों का। लोनार लेक, लोनार झील महाराष्ट्र के अंदर में है ये, बुल्ढाना जिले में। और भयंकर कोई एक उल्का पिंड गिरा होगा आप लोगों का लाखों साल पहले, जिसके कारण इस बड़ी सी झील का निर्माण हुआ है, ठीक है। अब फ्रेंड्स आप लोगों को बाकी की झील के बारे में भी बता देता हूँ। ये सांभर झील जो है आप लोगों को राजस्थान के अंदर में मिलेंगी, खारे पानी की झील है ये सांभर झील, नमक बनाया जाता है यहाँ पर में, ठीक है। नैनी झील आप लोगों को कहाँ मिलेंगी, उत्तराखंड के अंदर में मिलेंगी, ठीक है। वुलर लेक आप लोगों को, वुलर है ये, बुलर नहीं है, ठीक है, वुलर लेक कहां पर में मिलेंगी, जम्मू कश्मीर के अंदर में। अब मैं ना एक लिस्ट दे रहा हूं आप लोगों को, इस लिस्ट को आप लोग बहुत अच्छे से संभाल के रखोगे। बाकी आप लोगों को ये लिस्ट में दानिश शेख जो टेलीग्राम ग्रुप है उसके ऊपर मैं शेयर भी कर दे रहा हूँ। दानिश शेख DANISHSHEIKH टेलीग्राम ग्रुप जो उस पर शेयर कर दूंगा, और टीचिंग परीक्षा ऑफिशियल जो टेलीग्राम ग्रुप है टीचिंग परीक्षा, उसके ऊपर में भी शेयर कर दूंगा, ठीक है, आप लोगों को। तो यहाँ पर मैं वुलर झील के बारे में आपको याद रखना है, जम्मू कश्मीर के अंदर में है, और ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है आप लोगों की वुलर लेक आपकी, ठीक है। डल झील जो है ये आपको श्रीनगर में मिलेंगी ही, जम्मू कश्मीर के अंदर में ही, ओके, ये याद रखना है आप लोगों ने। सांभर झील राजस्थान में, और खारी पानी की सबसे बड़ी झील है अंदरूनी इलाके के अंदर में,
वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखो एक चीज को याद रख लेना, जिस बच्चे ने इस चीज को ध्यान से नहीं देखा उसका दिक्कत हो जाएगी यहाँ पर। में बात यह आती है आप लोगों की कि भाई खारे पानी की झील, सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो खारे पानी की सबसे बड़ी झील जो है भारत की वो है चिल्का झील। चिल्का खारे पानी की सबसे बड़ी झील। लेकिन अगर आप लोगों से बोला जाए कि भारत के अंतःस्थलीय मतलब कि अंदरूनी भाग में, देखो ये है आपका तटीय इलाका, ये तटीय इलाका है। तटीय इलाका या कोई भी इलाके हो उसको अगर हम लोग मिलाकर बोले तो चिल्का लेक सबसे बड़ी है। लेकिन अंदरूनी भाग के अंदर में सबसे बड़ी झील कौन सी है जो समुद्री किनारे पर नहीं है? अंदरूनी भाग में अंतःस्थलीय वृहत्तम जो खारे पानी की झील है आप लोगों की वो सांभर झील होंगी, ये याद रखना है आपने। तो दो चीजें आपकी, अगर केवल सबसे बड़ी झील आया आप लोगों की सबसे बड़ी खारे पानी की झील तो चिल्का झील लगाओगे जो उड़ीसा के अंदर में। लिखो सभी लोग यहाँ पर में कमेंट बॉक्स में, सभी लोगों को लिखना है। अगर आप लोगों से बोला जाए कि केवल झील कौन सी है आप लोगों की तो चिल्का झील खारे पानी की सबसे बड़ी झील। लेकिन अगर आप लोगों से बोला जाए अंदरूनी भाग के अंदर में खारे पानी की सबसे बड़ी झील तो आप लोगों की सांभर झील होंगी, ये याद रखना है आप लोगों ने। लोकटक झील कहां पर में है? लोकटक झील आप लोगों की मणिपुर के अंदर में है, ठीक है। और इसी के ऊपर में दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ आप लोगों का जो द्वीप है, ठीक है, वो है जिसके ऊपर में आपका एक नेशनल पार्क भी बनाया गया है, काइबुल लामजाओ नेशनल पार्क, ये याद रखना है आप लोगों ने। इसी के ऊपर में बना हुआ है लोकटक झील के ऊपर में काइबुल लामजाओ नेशनल पार्क, तैरता हुआ नेशनल पार्क, ठीक है। नाउ कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना ये बताएंगे आप सभी लोग। कलकत्ता के अंदर में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की गई थी, कब की गई थी? इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका कभी भी एग्जाम के अंदर में पूछा जा सकता है, सभी लोगों को कमेंट के अंदर में आंसर करना है, ठीक है। देखिए अगर हम लोग लोकटक झील की बात करेंगे, आप लोगों का एशियाटिक सोसाइटी की बात करेंगे फ्रेंड, तो एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना, ठीक है, 1784 है इसके अंदर में की गई थी, 1784 के अंदर में, 1784 के अंदर में, ठीक है। विलियम जोन्स नाम के एक व्यक्ति थे, विलियम जोन्स, कलकत्ता हाईकोर्ट के अंदर में जज के रूप में भारत में आए थे वो, और एक भाषाविद थे और उनका काफी इंटरेस्ट था भारत के अंदर में भारतीय स्टडीज को करने का। तो उन्होंने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी 1784 में। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो विलियम जोन्स ने की थी। पहला क्वेश्चन तो ये आप लोगों का बन गया। और कब की थी? 1784 में की थी। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आप लोगों का, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, इसके पूछे जाने की बहुत प्रबल संभावना है, इसको याद रखना आप लोग। ये एनसीईआरटी के अंदर में भी दिया हुआ है, आपका एससीईआरटी के अंदर में दिया हुआ है, और काफी सारे एग्जाम्स के अंदर में ऑलरेडी पूछा भी जा चुका है, इसी वजह से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लॉर्ड विलियम हेस्टिंग जो है फ्रेंड्स उस समय में बंगाल के बेसिकली गवर्नर जनरल थे, ठीक है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ठीक है, हेस्टिंग थे उस समय के, उनके समय में हुआ था, लॉर्ड विलियम हेस्टिंग के समय में। एक क्वेश्चन है आपका, और पेड वाले बच्चों को तो बिल्कुल एकदम याद करा दिया है, बार बार रिवाइज करवा के। बताइए ब्रिटिश भारत की राजधानी का कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण किसके काल में हुआ था? ब्रिटिश भारत की राजधानी, ठीक है, आप लोगों को पता होना चाहिए, पहले कलकत्ता थी, ठीक है, कलकत्ता थी राजधानी, यहां से कलकत्ता से शिफ्ट करके उसको दिल्ली कर दिया गया था। तो किसके समय में इसको शिफ्ट किया गया था? तो ये आज का आंसर होगा लॉर्ड जो हर्डिंग थे उनके समय में। एक्चुअल में फ्रेंड्स हुआ क्या कि 1911 में भारत में दिल्ली दरबार भराया गया था। दिल्ली दरबार, दिल्ली दरबार, ये जो दिल्ली दरबार है आप लोगों का भारत के अंदर में जो भराया गया, ये भराया गया था जॉर्ज फाइव के सम्मान में। वो ब्रिटेन के राजा बने थे तो ऑटोमेटिकली भारत के भी राजा बन गए। तो जॉर्ज 5 भारत आए थे उनकी वाइफ मैरी के साथ में, और दिल्ली दरबार भराया गया था उनके सम्मान में। इस दिल्ली दरबार के अंदर में जॉर्ज 5 ने घोषणा की थी कि भारत की राजधानी कलकत्ता से स्थानांतरित करके दिल्ली में शिफ्ट की जा रही है। उस समय में भारत के वायसराय थे लॉर्ड हर्डिंग, ये याद रखना है आप लोगों ने। लॉर्ड हर्डिंग जो है भारत के वायसराय थे, कलकत्ता से दिल्ली शिफ्ट किया गया था। आप लोगों से ये भी पूछा जा सकता है कि दिल्ली से पहले भारत की राजधानी क्या थी, तो कलकत्ता थी। इसी के अंदर में फ्रेंड्स बंगाल का बंटवारा जो था उसको भी रद्द किया गया था इसी दिल्ली दरबार के समय काल के अंदर में। तो इसी दिल्ली दरबार में 1911 में बंगाल के जो बंटवारा 1905 में किया गया था उसको खत्म करने की भी घोषणा की गई थी आप लोगों की, ठीक है। चलिए देखिए कितने सारे लोग यहाँ पर मैं देख रहे हैं, जल्दी जल्दी से लाइक का बटन भी सभी लोग दबा देंगे। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए, ताकि आपको फ्यूचर में भी ऐसे ही वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। सभी लोग अगर आप चाहते हो कि आप लोगों को ऐसे ही बहुत सारे नेशनल मूवमेंट से रिलेटेड, आपके एग्जाम में जो क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं उनसे रिलेटेड रिसर्च करके जो क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लेकर आया हो, अलग अलग एग्जाम्स में पूछे गए, वो सारे करवा दो आप लोगों को, ठीक है। चलिए तो ये याद रखना है आप सभी लोगों ने। इसके अलावा फ्रेंड्स आप लोगों का इसी के साथ में जब दिल्ली शिफ्ट की जा रही थी राजधानी, बंगाल का विभाजन रद्द किया जा रहा था, उसी समय में जो है वो बंगाल से बिहार को अलग कर दिया गया आपका।
उसी समय की बात है, 1912 के अंदर में 22 मार्च को घोषणा की गई थी, 22 मार्च 1912 को इसकी कि बिहार अलग होगा, और 1 अप्रैल 1912 को जो है उसको कार्यान्वित भी कर दिया गया, लागू कर दिया गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आप लोगों का एक बहुत ही बढ़िया वाला क्वेश्चन, और ये वो क्वेश्चन है जो मैंने आप लोगों को पिछले लेक्चर के अंदर में जिसकी हिंट दी थी और आपसे कहा था कि आप लोगों को करके आना है अच्छे से, ठीक है। पिछला लेक्चर जिन भी बच्चों ने देखा था जल्दी से हाथ ऊपर करके बता देंगे यहां पर में, ठीक है, जल्दी जल्दी से हाथ ऊपर करके बता देंगे। बिहार में राष्ट्रपति शासन प्रथम बार कब लागू किया गया था? जिन बच्चों ने भी पिछला लेक्चर देखा है वो बहुत ही आसानी से इसका आंसर कर सकते हैं, इसीलिए कहता हूं कि रोज टाइम पर आ जाया करो फ्रेंड्स आपका, ठीक है। दानिश शेख जो टेलीग्राम ग्रुप है उसके ऊपर में मैं आप लोगों को नोटिफिकेशन भी डाल देता हूँ, टीचिंग परीक्षा ऑफिशियल के ऊपर में भी आप लोगों को पता चल जाता है कि क्लास स्टार्ट हो गई है। तो आप लोगों का आंसर जो है फ्रेंड्स हो जाएगा यहाँ पर में 1968। तो 1968 के अंदर में जो है पहली बार राष्ट्रपति शासन बिहार के अंदर में लगाया गया था, ये आप लोगों ने याद रखना है, ठीक है। उस समय में फ्रेंड्स भोला प्रसाद पासवान जो बिहार के पहले दलित मुख्यमंत्री थे, वो मुख्यमंत्री थे उस समय में, भोला प्रसाद पासवान, उनके समय काल के अंदर में लगाया गया था ये। इसके अलावा आप लोगों को मैंने एक और चीज बताया था, अगर आपको याद हो फ्रेंड्स, तो कि अब तक बिहार के अंदर में कितने बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है? बताइए जल्दी जल्दी से, अब तक कितने बार लग चुका है बिहार में राष्ट्रपति शासन? जितने भी बच्चे रेगुलर देखते हैं उनको याद होगा, और जितना ज्यादा आप लोगों का रिस्पांस यहाँ पर में मुझे दिखेगा आपके कमेंट्स में, आपके लाइक्स में, आपके सब्सक्राइब करने में, उतना ज्यादा और मैं क्वेश्चंस आपको कराता जाऊंगा और उतनी ज्यादा आपको प्रैक्टिस भी करवाता जाऊंगा, ठीक है। तो आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि 8 बार लग चुका है। 1968 के अंदर में पहली बार लगा था और लास्ट टाइम 8वीं बार 2005 में लगा था, ठीक है। तो 8 बार लग चुका है, पिछले लेक्चर में हमने देखा था। आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आप लोगों का, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। नाउ फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए आप लोग। बिल्कुल प्रीवियस ईयर से बहुत बेनिफिट होगा। आपको बता दूं कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो है ना वो एज इट इज कई बार उठा के पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। बहुत बार कई बार एग्जाम में आप लोगों से पूछ लिए जाते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन एज इट इज। आप लोग देखिए यहाँ पर मैं 65वें नंबर की जो बीपीएससी हुई थी आप लोगों की, उसका एक क्वेश्चन, बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया था? आपको पता है फ्रेंड स्वराज दल या स्वराज पार्टी जो है उसकी स्थापना कब की गई थी? स्वराज पार्टी या स्वराज दल जो है इसकी स्थापना की गई थी आप लोगों की 1923 के अंदर में। किसने की थी स्वराज पार्टी की स्थापना देशव्यापी स्तर पे, अखिल भारत के स्तर के ऊपर में? चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू दो मुख्य व्यक्ति थे जिन्होंने इसकी स्थापना की थी, ठीक है। ये याद रखेंगे आप लोग। तो आंसर आप लोगों का होगा फ्रेंड्स यहाँ पर में बिहार के अंदर में 1 जनवरी 1923 को स्वराज दल की स्थापना हुई थी पूरे भारत के स्तर पर। उसका बिहार वाला वर्जन, बिहार के अंदर में बिहार यूनिट स्वराज दल का किसने स्थापित किया था? तो ये आंसर होगा आप लोगों का श्री कृष्ण सिंह ने, ठीक है। तो श्री कृष्ण सिंह जो बाद में जाकर बिहार के पहले मुख्यमंत्री भी बने, तो उन्होंने जो है इसकी स्थापना बिहार के अंदर में की थी 26 जनवरी 1923 को, ठीक है। अब वो 26 जनवरी मतलब उन्होंने सोच के नहीं रखा था कि बाद में 26 जनवरी को संविधान लागू होगा, ये संयोग है, ठीक है। चलिए तो याद रखेंगे आप लोग, श्री कृष्ण सिंह जो है जो बिहार के पहले मुख्यमंत्री भी बने बाद में जाकर, इन्होंने ही इसकी स्थापना की थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के अंदर में पूछा जा सकता है। और आप लोग देख सकते हो कि 65वीं बीपीएससी 2019 के अंदर में ऑलरेडी आ चुका है। जल्दी जल्दी से जितने भी लोग यहाँ देख रहे हैं सभी का लाइक हो जाना चाहिए, ताकि मुझे पता चल जाए कि अगले बार भी आप लोगों को बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन मैंने करवाने हैं, ठीक है। इस तरह से पूरे के पूरे जितने भी क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं सारे आप लोगों को करवा देने हैं ऑलरेडी। नाउ फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, आपको बताना है नेशनल स्पोर्ट्स डे ऑफ इंडिया इज सेलिब्रेटेड ऑन 29th ऑफ अगस्त एवरी ईयर, किसके सम्मान में? बताइए कि 29 अगस्त को आप हर साल राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाते हैं। पहला क्वेश्चन तो ये बन गया कि राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है, तो 29 अगस्त को मनाया जाता है। ये 1 नंबर का क्वेश्चन आप लोगों का बन गया यहाँ पर में। दूसरा वाला जब हम लोग यहाँ पर में देखेंगे फ्रेंड्स, तो किसके सम्मान में मनाया जाता है यहाँ पर, अगर ये क्वेश्चन आ जाए आप लोगों से तो आप लोगों को याद रखना है मेजर ध्यानचंद का जन्मदिन होता है ये, ठीक है। तो मेजर ध्यानचंद इनका जन्मदिन होता है, हॉकी के जादूगर हमारे भारत के, ठीक है। इन्होंने भारत के लिए जो है जितने भी बार खेला है भारत के लिए हॉकी में, कप्तान रहे भारत के अंदर में हॉकी के, ये भारतीय टीम के, और हमेशा गोल्ड मेडल लेकर आए हैं भारत के लिए। तो 29 अगस्त को इनका जन्मदिन होता है। इसी दिन हम लोग भारत के अंदर में राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाते हैं। याद रखना है आप लोग, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछा जा सकता है, ठीक है। तो बी रेडी फॉर दिस क्वेश्चन एज वेल। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। इस क्वेश्चन का आंसर हर किसी का मेरे को कमेंट बॉक्स के अंदर में चाहिए, हर किसी बच्चे का चाहिए। जितने भी लोग देख रहे हैं सारे के सारे लोग कमेंट में इसका आंसर करेंगे, सभी के सभी लोग कमेंट बॉक्स में सबका आंसर आ जाए यहाँ पर में, और आप लोगों के रिस्पॉन्स ही मुझे बताएंगे कि कितना ज्यादा और आप लोगों को कितने लंबे लेक्चर्स लेने, कितना आप लोगों को कराना है।
बिहार पर राष्ट्रपति शासन कितने बार लगाया गया है? हर किसी का आंसर, जितने भी लोग देख रहे हैं, लाइव देख रहे हैं, ऑफलाइन देख रहे हैं, सभी लोग कमेंट में आंसर्स करेंगे। आप लोग सभी लोग कमेंट्स में आंसर करना है सभी लोगों ने। बहुत बढ़िया। देखिए आप लोगों के यहाँ पर में सभी लोगों के आंसर्स आ रहे हैं कमेंट के अंदर में, स्पीड में आप लोग आंसर कर रहे हो। आंसर आप लोगों का होगा फ्रेंड्स 8 बार। ठीक है, 8 बार लगा है। पहली बार कब लगा था? 1968 के अंदर में, अभी आपको थोड़ी देर पहले भी बताया मैंने। ठीक है, और लास्ट बार कब लगा था? 2005 के अंदर में। तो दोनों ही याद रखेंगे आप लोग। राष्ट्रपति शासन का मतलब होता है फ्रेंड्स कि राज्य के ऊपर में, उस राज्य के ऊपर में केंद्र सरकार अपना जो है शासन स्थापित कर लेती है, केंद्र सरकार चलाती है। ये कुछ परिस्थितियां हो सकती है जिसकी वजह से केंद्र सरकार ने ऐसा किया हो, जैसे राज्य में कोई सरकार नहीं बना पा रहा है तब कर सकती है केंद्र सरकार ऐसा, या फिर हो सकता है कि जो राज्य सरकार है वो संविधान के खिलाफ जाकर काम कर रही है, तो उस केस के अंदर में भी हो सकता है। इसका आर्टिकल अगर कोई बता दे मुझे तो मुझे बहुत खुशी होगी, क्योंकि कल ही मैंने आप लोगों को बताया था इसका आर्टिकल भी। राष्ट्रपति शासन जो लगाया जाता है वो कौन से आर्टिकल के तहत लगाया जाता है? ठीक है, बताइए जल्दी जल्दी से। बहुत बढ़िया, मेरे पूछने के पहले ही काफी सारे लोगों ने आंसर करना भी स्टार्ट कर दिया था यहाँ पर में। ठीक है, तो आंसर क्या होगा वो भी आप लोग बता दीजिए जल्दी से। तो आंसर आप लोगों का यहाँ पर में ऑप्शन नंबर डी होगा, और आर्टिकल आप लोग बताओगे मुझे। नाउ फ्रेंड्स, बिहार प्रांतीय किसान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? बहुत ही फेमस क्वेश्चन है और एग्जाम के अंदर में पूछा जाता है आप लोगों का। ठीक है, जी हाँ, आर्टिकल नंबर 356 जो है वो राष्ट्रपति शासन से रिलेटेड है आप लोगों का। इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए आप लोग। बिहार प्रांतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो बिहार प्रांतीय किसान सभा, ठीक है, बिहार प्रोविंशियल किसान सभा, किसानों के लिए, ये 1929 के अंदर में इसकी स्थापना की गई थी फ्रेंड्स, बिहार पटना के अंदर में। और स्वामी सहजानंद जो है इसके अध्यक्ष थे। इसने जो है बिहार के अंदर में किसानों को काफी ज्यादा पुश दिया था, किसानों के लिए काम किया गया यहाँ पर में। और आप लोगों ने याद रखना है कि इसके बाद में जाकर अखिल भारतीय किसान सभा का भी गठन किया गया, जिसका पहला सेशन लखनऊ में 1936 के अंदर में हुआ था। तो इस तरह से फ्रेंड बहुत सारे जो है इससे इंस्पायर होकर किसान आंदोलन हुए हैं आप लोगों के। तो ये याद रखेंगे आप लोग, बिहार प्रांतीय किसान सभा के पहले अध्यक्ष स्वामी सहजानंद थे, और अखिल भारतीय किसान सभा जब बनी थी तो उसके भी पहले अध्यक्ष स्वामी सहजानंद थे। इन्होंने किसानों के लिए बहुत ज्यादा काम किया है। ठीक है, तरन्नुम बेगम जो है ना, ये यहाँ पर में क्या करते हैं सर, नेशनल मूवमेंट पढ़ाइए और जोर जोर से ना हंसने, बहुत सारी हंसने वाली इमोजीज भेजते हैं। फिर ज्योग्राफी पढ़ाइए और फिर हंसने वाली इमोजीज भेजते हैं। तो कभी कभी ना मैं पता है इमेजिन करता हूँ यहाँ से कि मतलब वो कैसे कर रहे होंगे। ठीक है, और वो मतलब टाइप कर रहे हो और जोर जोर से हंस रहे अपने घर में, क्योंकि हंसने वाली इमोजी तो भेज रहे हैं, मतलब हंस रहे होंगे बेसिकली, यही समझूंगा मैं ना। ठीक है, कोई इंसान जब भेज रहा है इमोजी तो मतलब वो हंस रहा होगा। तो मैं सोचता हूँ कि वो क्या हो रहा होगा, उनके घर वाले जब उनको देखते होंगे तो क्या सोचते होंगे कि ये हंसने वाली, क्या ये लड़की हंस रही है सच में, क्या हो गया इसको? तो भाई नॉर्मल नॉर्मल सा रहो, नॉर्मल नॉर्मल सा भेजो, नॉर्मल नॉर्मल सी चीजें करो। ठीक है, क्या अब नॉर्मल सी चीजें कर रहे हो? ठीक है, तो स्वामी सहजानंद जो है इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का। सारी की सारी चीजें पढ़ाऊंगा, डोंट वरी, अच्छे से। बस आप लोगों का रिस्पॉन्स जितने जिस तरीके से रहेगा उतना और आप लोगों के लिए करता रहूंगा मैं, डोंट, आप टेंशन ना लो। स्वराज पार्टी की बिहार शाखा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, ये बताइए आप लोग। देखते कितने लोग इसका आंसर कर पाते हैं। बताओ इसका आंसर क्या होगा। अभी आप लोगों को बताया कि स्वराज पार्टी जो है इसकी स्थापना, ठीक है, चित्तरंजन दास, CR दास, ठीक है, और मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व के अंदर में हुई थी 1923 के अंदर में। ठीक है, 1 जनवरी 1923 को इसकी स्थापना हुई। बिहार के अंदर में इसकी एक शाखा 26 जनवरी 1923 को खोली गई थी। ठीक है, और इसके पहले अध्यक्ष कौन थे, किसने इसको खोला था? ठीक है, श्री कृष्ण सिंह, या श्री कृष्ण सिन्हा भी इनको बोला जाता है। ठीक है, सिंह और सिन्हा कई दोनों आप लोगों को नाम देखने के लिए मिलेंगे। तो याद रखिए आप लोग, श्री कृष्ण सिंह या श्री कृष्ण सिन्हा, इनको क्या कहा जाता है? बिहार समथिंग इनको कहा जाता है। जल्दी से बताइए आप लोग क्या कहा जाता है उनको। ठीक है, मैं आप लोगों के लिए एक ब्लैंक छोड़ रहा हूं, बिहार क्या कहा जाता है इनको, जल्दी बताइए। देखते कितने लोग यहाँ पर में आंसर कर पाते हैं। ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, आप लोगों के आंसर आ गए हैं फ्रेंड्स। बिहार केसरी के नाम से भी इनको जाना जाता है। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि बिहार केसरी के नाम से किसको जाना जाता है। बिहार के पहले मुख्यमंत्री थे ये, इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोगों का। ठीक है, चलिए
नाउ फ्रेंड्स, हु वाज इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस इन 1919? देखिए, टफ, मॉडरेट, इजी, तीनों का मैं यहाँ पर मैं आप लोगों को संगम कराऊंगा। आपको उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इतने सालों के एक्सपीरियंस के आधार पर मैं जो भी चीजें आप लोगों को, जो चीजें आपके एग्जाम के अंदर में पूछी जा सकती है, वही सारी चीजें आप लोगों को करवाने वाला हूँ। अगर आप लोगों को लगता है किसी को भी कि भाई उसको आता है अच्छे से, तो भाई वो ऑब्वियस सी बात है, वो पढ़ सकता है अपने आप से भी, ठीक है। जब वो पढ़ने आया है तो उसको पता होना चाहिए कि भाई उसको जब पढ़ाया जा रहा है तो उसको रिसर्च करके पढ़ाया जा रहा है सारी चीजें, ठीक है। तो अच्छे से यहाँ पर मैं पढ़े, पूरा ध्यान आपको, आपकी फिक्र है, मेरे को यहाँ पर में इतने सारे जो 1035 बच्चे यहाँ पर में लाइव है उन सबकी फिक्र है, ठीक है। तो आप टेंशन ना लो। तो जो लेवल की बात करें कि सर थोड़ा इजी कर दीजिए या कोई कुछ बोले थोड़ा और टफ कर दीजिए, पढ़ लो पहले, ठीक है। अगर यहाँ पर में हम लोग बात करेंगे फ्रेंड्स अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन, तो देखिए खिलाफत आंदोलन हुआ था आप लोगों का 1919 के अंदर में। तुर्की के अंदर में जो तुर्की के सुल्तान थे वो खलीफा की उपाधि थी उनके पास में। ब्रिटिशर्स खलीफा की उपाधि खत्म करना चाहते थे। इसी को लेकर पूरे देश भर के अंदर में एक आंदोलन छिड़ गया था। अली ब्रदर्स, शौकत अली और मोहम्मद अली, जो अली ब्रदर्स थे बेसिकली, शौकत अली और मोहम्मद अली जिन्ना नहीं, मोहम्मद अली, उन्होंने एक आंदोलन छेड़ा था। उसमें गांधी जी ने भी अपना समर्थन दिया था। 1919 के अंदर में एक अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसके अध्यक्ष चुने गए महात्मा गांधी। ये याद रखना है आप लोगों ने, महात्मा गांधी अध्यक्ष चुने गए थे अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन के। और इसी की वजह से एक व्यक्ति को मिर्ची भी लगी थी। और मिर्ची किसको लगी थी? मोहम्मद अली जिन्ना को लगी थी। उन्होंने कहा, ठीक है, जैसे मैंने कल एक क्लास में भी बताया था कि उन्होंने एक गाना गाया, रोना गाना गाया एक उन्होंने, ठीक है, कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, ठीक है। तो मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, मतलब उनका कहना था कि यार ये मुस्लिम आंदोलन है, गांधी जी का क्या काम है उसके अंदर में। तो इन्होंने गांधी जी का विरोध किया था। तो यहाँ पर मोहम्मद अली जिन्ना जो है, इन्होंने विरोध किया था कि गांधी जी को खिलाफत आंदोलन में क्यों शामिल किया गया, उनको अध्यक्ष क्यों बनाया गया, ठीक है। तो गांधी जी ने भी बोला कि तुझको मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं करके, उन्होंने भी गाना गा दिया होगा, उसमें क्या है, ठीक है। तो चलिए, यहाँ पर में महात्मा गांधी जो है अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन के अध्यक्ष चुने गए थे, ये याद रखना है आप लोगों ने। खिलाफत डे उस समय में मनाया गया था, खिलाफत दिवस, खिलाफत डे मनाया गया था। बताओ कौन से दिन मनाया गया था खिलाफत दिवस, खिलाफत डे कौन से दिन मनाया गया था खिलाफत आंदोलन के समय में? तो याद रखना है आप लोगों ने, 17 अक्टूबर को मनाया गया था, 17 अक्टूबर 1919 को, ताकि खिलाफत आंदोलन के प्रति लोगों की भावनाओं को और ज्यादा बढ़ाया जा सके, लोगों के बीच में प्रचार प्रसार किया जा सके खिलाफत आंदोलन का। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोगों का एग्जाम के अंदर में पूछ सकते हैं, तो प्लीज बी रेडी फॉर दिस क्वेश्चन एज वेल। ओके, चलिए नेक्स्ट फ्रेंड्स, आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग। आपको बताना है कि व्हाट वाज द कोड नेम ऑफ न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्टेड बाय इंडिया इन पोखरण इन 1998? 1998 के अंदर में जो पोखरण आप लोगों का हुआ था, उसके अंदर में क्या नाम था, उसका नाम क्या था उस ऑपरेशन का? 1998 की बात हो रही है यहाँ पर में। आप लोगों को बताया फ्रेंड्स 1974 के अंदर में हुआ था, 1974 में, और एक हुआ 1998 के अंदर में। 1974 में जो हुआ था उसका क्या था आपका? स्माइलिंग बुद्धा, ठीक है, स्माइलिंग बुद्धा, स्माइलिंग बुद्धा उसका कोड नेम था। 1998 में जो आयोजित हुआ था आपका, उसका था ऑपरेशन शक्ति। ये याद रखना है आप लोगों ने, ऑपरेशन शक्ति। कितने लोगों ने सही आंसर किया? हाथ ऊपर करके बता देंगे मुझे कि जी हाँ सर याद हो गया है। और जिन लोगों का गलत हुआ है या याद नहीं था, वो बता देंगे कि जी हाँ दोनों याद हो चुके हैं। आपको दोनों के दोनों लिखने हैं, 1974 वाला भी लिखना है आप लोगों ने, स्माइलिंग बुद्धा सभी लोग कमेंट में लिखेंगे, और उसके बाद में यहाँ पर मैं 1998 वाला भी लिखेंगे आप लोग, ऑपरेशन शक्ति वाला, ठीक है। याद हो गया सर, चलो बहुत अच्छी बात है श्रेया कुमारी जी। इसी तरीके से याद करते रहिए आप सभी लोग, दोनों के दोनों लिख दो आप लोग, क्योंकि कोई भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। और लाइक एंड शेयर जरूर करते रहेंगे, जितने भी लोग यहाँ पर मैं देख रहे हैं, जल्दी जल्दी से आप लोगों का रिस्पॉन्स मुझे मिल जाना चाहिए, ताकि मुझे पता चल जाए कि आप लोगों को और अच्छे से प्रैक्टिस बार बार रिवाइज करवा करवा के आप लोगों को याद करवा देना है सारी चीजें। नाउ एक क्वेश्चन है आप लोगों का, आपको बताना है कि कौन सा पेयर सही है जो नेपाल के साथ में अपनी बॉर्डर जो है शेयर करता है। तो नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्यों का युग्म सही है, सिक्किम, भूटान, सिक्किम, बिहार, असम, बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा। बताइए। अब ये क्वेश्चन देखते कितने लोग कर पाते हैं, और इसके लिए तो पोल भी बनता है यार, देखे कि कितने लोग कर पा रहे हैं यहाँ पर में। चलिए मैंने पोल भी पुश कर दिया है, और पोल के अंदर में आंसर करके बताओ आप लोग इसका। बताओ पोल के अंदर में आप लोगों ने आंसर तो डिसाइड कर ही लिया होगा अब तक, बता दो आंसर क्या होगा।
चलिए मेरे पास में जो है आप लोगों के रिस्पॉन्स आने स्टार्ट हो गए फ्रेंड्स, अलग 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 अलग, ठीक है, आ रहे हैं। देखते हैं कि कितने लोग आंसर लगाते हैं। पोल में लगाते रहिए आंसर, आप लोग कमेंट भी कर सकते हो, आप लोगों का कोई और भी आप लोगों के पास में एक्स्ट्रा जानकारी है वो भी आप लोग कर सकते हो। सारे क्वेश्चंस के पोल दीजिए सर। करुण किरण बोल रहे, कितने लोग, करुणा किरण बोल रहे, कितने लोग सहमत है उनसे, वो चाहते हैं कि पोल दे, तो आप लोग बताना मुझे, तो फिर मैं उसके लिए भी कुछ ना कुछ इंतजाम करूंगा आप लोगों के लिए, ठीक है। जल्दी से बताइए। अगर क्लास के अंदर में अभी आप लोग यहाँ पर में 1000+ लाइक कर देते हो तो मैं जरूर कोशिश करूंगा कि एक पर्सन को यहाँ पर में रखा जाए जो कंटिन्यूअसली आप लोगों के लिए पोल भी दे क्लासेस के अंदर में। देखिए तो यहाँ 70% लोगों का आंसर आया है, लेकिन मुझे इस बात की हैरानी हो रही है कि 11% लोगों ने जो है ये भूटान को लगाया। भूटान भारत का राज्य है क्या, कि भूटान एक अलग देश है? 11% लोग वो कौन है जिन्होंने भूटान को लगाया? भूटान का हमारा भारत का राज्य है क्या? बात हो रही है यहाँ पर में भारतीय राज्य का युग्म के पहचानना है, तो इसको तो पहले एलिमिनेट करना चाहिए था आप लोगों ने। भूटान जो है भारत का राज्य नहीं है, खत्म हो गई थी बात आप लोगों की, ठीक है। उसके बाद में मैं बात करूं यहाँ पर मैं आप लोगों से फ्रेंड्स, तो आप लोगों को पता है कि हरियाणा जो है वो लैंडलॉक्ड है, बीच में है हरियाणा। ये कहाँ पर में शेयर करता है हरियाणा आप लोगों का, ठीक है। ये यहाँ पर में आप देख रहे हो हरियाणा, किसी के भी साथ में, कोई भी बाहर के देश के साथ में हरियाणा अपनी बॉर्डर शेयर नहीं करता, ठीक है। तो हरियाणा को भी आप लोग एलिमिनेट कर सकते थे, बीच में है हरियाणा। थोड़ा सा भारत का मैप पता होगा हमें तो हम लोग थोड़ा ज्यादा आसानी से कर पाएंगे इसको। सिक्किम और बिहार, आसाम और बिहार। अब देखिए यहाँ पर में आसाम जो है फ्रेंड्स, ये यहाँ पर में है, ये है आसाम, ठीक है, ये आसाम है आपका। क्योंकि काफी सारे लोगों को होगा कि सर आसाम करता है क्या, तो देखिए आप लोग, आसाम जो है नेपाल के साथ में नहीं कर रहा है। आप खुद देख सकते हो, अगर आप लोग चाहो तो इसको जूम भी कर देता हूं मैं आप लोगों के लिए। आप देखिए यहाँ पर में ये आसाम है आपका और ये आपका नेपाल है, तो आसाम अपने बॉर्डर शेयर नहीं करता है। बाकी आप देखोगे बिहार करता है, ठीक है, बिहार करता है, पश्चिम बंगाल करता है, सिक्किम करता है, और आपका उत्तर प्रदेश करता है, प्लस उत्तराखंड करता है। कितने राज्य हो गए आपके जो नेपाल के साथ में बॉर्डर शेयर करते हैं? ध्यान से देखेंगे, मेरे ध्यान से देखिए, सभी लोगों को लिखते जाना है, मेरे साथ साथ में लिखते जाओ। यहाँ पर में यहाँ लिखो, आप लोग उत्तराखंड लिखो सबसे पहले, सभी लोग लिखेंगे ताकि याद हो जाए आप लोगों को, और गिन के आप बताना लास्ट में कितने राज्य हुए। यहाँ लिखो आप लोग उत्तराखंड, लिखेंगे सभी लोग। नेपाल के साथ में जो बॉर्डर शेयर करता है उत्तराखंड करता है, आप देखिए यहाँ पर में मैप में। उसके बाद में यहाँ पर में उत्तर प्रदेश, आप लोग देख रहे हो नेपाल के साथ में बॉर्डर शेयर करता है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। उसके बाद में यहाँ पर में देखिए बिहार, ठीक है, बिहार करता है इंटरनेशनल बॉर्डर नेपाल के साथ में शेयर। 1 2 3 हो गए आपके। उसके बाद में यहाँ पर में देखिए ये पश्चिम बंगाल है आपका। पश्चिम बंगाल थोड़ा सा इधर साइड में ऐसा फैला हुआ है, ये इधर साइड में यहाँ तक फैला हुआ है पश्चिम बंगाल आप लोगों का। ऐसा ऊपर में जाकर छोटा सा जो है ना, यहाँ सिलीगुड़ी जो कॉरिडोर है आप लोगों का, वहां तक पूरा का पूरा पश्चिम बंगाल फैला हुआ है, तो ये पश्चिम बंगाल है। तो पश्चिम बंगाल जो है वो भी नेपाल के साथ में अपनी बॉर्डर शेयर करता है, तो यहाँ पर मैं आप देख पा रहे हो ये इस जगह पे, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पर मैं आप सिक्किम देखोगे कि सिक्किम भी जो है वो नेपाल के साथ में बॉर्डर शेयर करता है। तो 1 2 3 4 और ये 5 राज्य ऐसे हैं जो नेपाल के साथ में बॉर्डर शेयर करते हैं भारत के, और पांचों के नाम आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर में लिख दोगे। अब एक साथ लिख दो आप सारे के सारे लोग नाम, ताकि आप लोगों को याद हो जाए, ठीक है। यही चीज है आप लोगों की। एक क्वेश्चन बनता है कि भारत का कौन सा राज्य है जो नेपाल और भूटान के बीच में पड़ता है, नेपाल और भूटान को अलग करता है? तो सिक्किम जो है वो नेपाल और भूटान को अलग करता है, ये भी आप लोग याद रख लेना, ठीक है। तो इतना आप लोगों को भारत का मैप पता होना चाहिए। बेसिक ज्योग्राफी जो आपके सिलेबस के अंदर में दिया है वो आप लोगों को यहाँ से मिल जाएंगी, ठीक है। चलिए, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट था आप लोगों का, यहाँ पर में आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सिक्किम और बिहार यहाँ पर में करता है, क्योंकि आसाम नहीं करता, तो इसको आप लोग एलिमिनेट कर सकते थे, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। आप लोगों को बताना है नागी पक्षी अभयारण्य या नागी डैम सेंचुरी। तो नागी पक्षी अभयारण्य या नागी डैम सेंचुरी जो है आप लोगों को, आपको कहां पर में मिलेगा? चलिए, बहुत बढ़िया फ्रेंड्स। देखिए आप लोगों के यहाँ पर में आंसर जो है वो आ गए हैं हमारे पास में। अगर मैं आप लोगों से बताऊं कि नागी पक्षी अभयारण्य कहां पर में है, नागी और नकटी दोनों के दोनों, नागी और नकटी पक्षी अभयारण्य आप लोगों को कहां पर में मिलेंगे फ्रेंड्स? ये आप लोगों को मिलेंगे आपके जमुई डिस्ट्रिक्ट के अंदर में।
जमुई डिस्ट्रिक्ट में। एक बहुत ही बढ़िया वाला मैप आप लोगों के साथ में मैंने शेयर किया हुआ है, जिसके अंदर में आप लोगों को मैक्सिमम जो इंपॉर्टेंट वाले पक्षी अभ्यारण्य या फिर आप लोगों का एक जो नेशनल पार्क है आपका वाल्मीकि नेशनल पार्क, वो भी आपको मिल जाएगा यहाँ पर में पश्चिमी चंपारण के अंदर में। ठीक है, आप लोग देखिए यहाँ पर में नागी और नकटी, ठीक है, नागी और नकटी दोनों के दोनों आप लोगों को कहां पर में मिलेंगे, जमुई डिस्ट्रिक्ट के अंदर में, नागी और नकटी पक्षी अभ्यारण्य। ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर में पूछा जा सकता है फ्रेंड्स, इसीलिए बोल रहा हूं आप लोगों को, तो सभी लोग बहुत ध्यान से देखेंगे। भीम बांध जो है ये सबसे पुराना वाला पक्ष आप लोगों का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। ठीक है, तो वन्य अभ्यारण्य आप लोगों का जो है सबसे पुराना कौन सा है, भीम बांध। कौन से वाले जिले के अंदर में, आप लोग कमेंट करके बताओ जल्दी से। सबसे पुराना वाला जो आप लोगों का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये आपका बिहार हेडमास्टर की एग्जाम में पूछा था। ठीक है, आप लोगों से कि सबसे बड़ा वाला कौन सा है आप लोगों का, तो कैमूर आपका सबसे बड़ा वाला है, ये आप लोगों से बिहार हेडमास्टर में पूछा था, कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सबसे बड़ा है। अब आपसे पूछा जा सकता है सबसे पुराना वाला कौन सा है, तो सबसे पुराना वाला भीम बांध है, मुंगेर जिले के अंदर में, ये भी याद रखेंगे आप लोग। सबसे बड़ा वाला कौन सा है, कैमूर है, कैमूर 1342 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है इस अभ्यारण्य का। राजगीर अभ्यारण्य आप लोगों से पूछा जा सकता है। ठीक है, तो राजगीर अभ्यारण्य आप लोगों का नालंदा के अंदर में, क्योंकि राजगीर नाम की जगह ही नालंदा में पड़ती है, तो राजगीर अभ्यारण्य। बुद्धा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तो गया में है, ये भी आपको बताया था। एक और अब याद कर लो आप लोग, राजौली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये पूछे जाने की संभावना बनती है। राजौली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, करो इसको आप लोग जल्दी से, सभी लोग लिखेंगे, राजौली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नवादा के अंदर में है। ठीक है, राजौली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नवादा के अंदर में, सभी लोग कमेंट करेंगे ताकि आप लोगों को याद हो जाए, इंपॉर्टेंट है। अगर मैं आप लोगों से बोलूं कि भीम बांध सबसे पुराना जो है आप लोगों का यहाँ पर में वन्य जीव अभ्यारण्य है, कब बना था, 1976 में बना था, 1976 के अंदर में, तो ये भी आप लोग याद रख सकते हो। बाकी आप लोगों के लिए बता दूं आप लोगों को, भीम बांध जो है आप लोगों का ओल्डेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आप लोगों का। ठीक है, मुंगेर जिले के अंदर में आपको मिलेगा। सबसे बड़ा वाला जो है वो कैमूर है आपका। ठीक है, 1342 स्क्वायर किलोमीटर का है, तो ये भी आप लोग याद रख सकते हो। इंपॉर्टेंट वाले पॉइंट है फ्रेंड्स, इसीलिए कह रहा हूं आपको, प्लीज अच्छे से कीजिए, कमेंट्स में आंसर्स करते रहोगे तो याद भी हो जाएगा आप लोगों को लंबे समय तक के लिए। ठीक है, बिहार और उड़ीसा बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होकर अलग प्रांतों के रूप में कौन से वर्ष अलग हुए थे। ठीक है, बिहार और उड़ीसा बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हुए थे, बात यहां पर में समझना। ठीक है, बात क्या हो रही है, बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हुए थे, तो यहां पर मैं बिहार और उड़ीसा कब अलग हुए ये नहीं बोला उसने, उसने बोला बंगाल प्रेसिडेंसी से ये अलग हुए, तो एक राज्य के रूप में अलग हुए थे ये, फिर बाद में दोनों का बंटवारा हुआ। अगर ये कहता कि बिहार और उड़ीसा कब अलग हुए, तो बिहार प्रेसिडेंसी का नाम नहीं लेता वो क्वेश्चन के अंदर में। यहां पर में उसने बिहार प्रेसिडेंसी का बंगाल प्रेसिडेंसी का नाम लिया कि बंगाल से कब अलग हुए, तो बिहार, उड़ीसा और जो झारखंड थे आज के वाले पूरा का पूरा, ये 1912 के अंदर में अलग हुआ था। 22 मार्च 1912 को घोषणा हुई थी और 1 अप्रैल 1912 को ये कार्यान्वित हुआ था या फिर लागू हुआ था, ये आप लोगों को याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछा जा सकता है, तो प्लीज इसको भी याद रखेंगे। एक बुक है विंग्स ऑफ फायर, ठीक है, एक एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछा था, इसी वजह से यहाँ पर मैंने क्वेश्चन ले लिया आप लोगों से, क्योंकि आप ही लोगों के एक बिहार की एग्जाम के अंदर में मिला था ये क्वेश्चन कि विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है। ठीक है, इनको फ्रेंड्स हम लोग मिसाइल मैन के नाम से भी जानते हैं, आप लोगों को डायरेक्टली फोटो दिख गई है तो आप लोग आंसर तो कर ही सकते हो। यहाँ पर में भारत के मिसाइल मैन के रूप में भी इनको जाना जाता है। एपीजे अब्दुल कलाम ने ये पुस्तक लिखी थी, ये याद रखेंगे आप सभी लोग, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम के अंदर में पूछा जा सकता है। विंग्स ऑफ फायर इनकी ऑटोबायोग्राफी है, ठीक है, एपीजे अब्दुल कलाम की। ओके, नाउ फ्रेंड्स आप लोगों को बता दूं कि इनका जो है ना फ्रेंड्स, इनका योगदान आप लोगों का विंग्स ऑफ फायर बुक अगर आप पढ़ोगे तो उसके अंदर में उन्होंने स्माइलिंग बुद्धा और ऑपरेशन शक्ति दोनों के बारे में उन्होंने हमें जानकारी दी है इस बुक के अंदर में, क्योंकि दोनों के अंदर में इनका योगदान था, दोनों के अंदर में उन्होंने कुछ ना कुछ अपना कंट्रीब्यूशन दिया हुआ है। ठीक है, तो एपीजे अब्दुल कलाम ने विंग्स ऑफ फायर में हमें जो न्यूक्लियर हमारे एक्सपेरिमेंट्स थे उनके बारे में हमें जानकारी प्रोवाइड की है। ठीक है, चलिए नाउ फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को बताना है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज वर द पीजेंट लीडर्स फ्रॉम बिहार, इनमें से कौन बिहार के किसान नेताओं में से थे। ठीक है, थोड़ा सा मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर मैं इसको और बड़ा करने की कोशिश करता हूँ। इनमें से कौन से नेता है जो बिहार से थे, किसान नेता जो बिहार से थे। ठीक है, स्वामी विवेकानंद, स्वामी सहजानंद, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, बताइए आंसर क्या होगा आप लोगों का। तो आंसर जो है फ्रेंड्स आप लोगों का हो जाएगा केवल 2, यहाँ पर में जो चौथे नंबर का ऑप्शन है आपका। ठीक है, स्वामी विवेकानंद जो है ये आप लोगों का बंगाल से बिलोंग करते थे। ठीक है, बंगाल से,
नरेंद्र नाथ दत्त इनका ओरिजिनल नाम था, नरेंद्र नाथ दत्त, ठीक है, ओरिजिनल नाम स्वामी विवेकानंद का। ये बंगाल से बिलोंग करते थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है ये गुजरात से बिलोंग करते थे, गुजरात से, ठीक है। बाकी अगर हम बात करें स्वामी सहजानंद की, तो ये बिहार से बिलोंग करते थे। बिहार के अंदर में इन्होंने जो है बिहार प्रांतीय किसान सभा की भी स्थापना की थी 1929 के अंदर में, ठीक है। तो बिहार के किसान नेता आंसर होगा यहाँ पर में ऑप्शन नंबर 4 आप लोगों का, केवल दूसरा वाला यहाँ पर में आप लोगों का सही है। तो प्लीज इसको याद रखें आप सभी लोग, हो सकता है आपसे एग्जाम के अंदर में पूछ ले, ठीक है, कभी भी आप लोगों से एग्जाम के अंदर में ये पूछा जा सकता है। नाउ अब फ्रेंड्स आप लोगों से मैं कुछ सवाल पूछूंगा, उसके आप लोग आंसर करोगे। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि दानिश शेख जो टेलीग्राम ग्रुप है इसके ऊपर में आप लोग जुड़ सकते हो, DANISHSHEIKH, ठीक है। या फिर आप लोग टीचिंग परीक्षा ऑफिशियल जो टेलीग्राम ग्रुप है, ठीक है, उसके ऊपर में भी जुड़ सकते हो आप लोग। वहां पर में आपको सारी की सारी चीजें मिल जाती है, ठीक है। वहां पर में आपको नोटिफिकेशन सारी की सारी चीजें मिल जाएंगी आप लोगों को। अगर आप टीचिंग परीक्षा के साथ में जुड़कर पढ़ाई करना चाहते हो आप लोग, तो एक नंबर दे रहा हूँ आपको 7611101101, इसके ऊपर में आप कॉल कर सकते हो, ठीक है। कोई भी टेक्निकल समस्या आप लोगों को आ रही है ऐप यूज करने में या किसी में भी, या कुछ समझ नहीं रहा है, तो 9697888444 इस नंबर पे भी आप लोग कॉल कर सकते हो, ठीक है। तो टीम आप लोगों की पूरी तरह से मदद कर देंगी, ओके। बाकी आप लोग और कौन कौन सी चीजें पढ़ना चाहते हो वो भी आप लोग मुझे बताओगे। आप लोगों के लाइक्स, आप लोगों के कमेंट्स, आप लोगों का जो सब्सक्राइब करने का जो रिस्पॉन्स है, उससे मुझे पता चलता है कि और आप लोगों के लिए इसी तरीके की मेहनत करनी है। अगर आप चाहते हो ऐसे ही मैं आप लोगों को चीजें याद करवा दूं और आपके लिए रिवीजन करा दूं, एक रिवीजन सेशन हम लोग रखेंगे लंबा वाला, जितना भी अब तक पढ़ाया है सारा का सारा रिवाइज करा दूं। जिस दिन 3000 बच्चे आप लोग कर दोगे उस दिन मैं जो है फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आप लोगों को पूरा का पूरा करवा दूंगा रिवीजन, एक ही क्लास के अंदर में लंबा वाला क्लास लेकर। चाहे आप लोग बोलोगे पोल वाली क्लास, तो पोल वाली क्लास के अंदर में कर देंगे, ठीक है। चलिए बाकी मिलते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर में। मैं आप लोगों से कुछ सवाल पूछ रहा था वो बता दोगे आप लोग मुझे कि बिहार असेंबली जो है, बिहार की जो विधानसभा है वो कौन से नंबर की है, ये आप लोग बता दीजिए। आज ही हम लोगों ने उसका क्वेश्चन किया है आप लोगों का, ठीक है। ये आप लोग मुझे कमेंट करके बता देंगे। नेक्स्ट वाला जो है फ्रेंड्स मैं आप लोगों को एक टारगेट दे रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट एक टारगेट दे रहा हूँ आप लोगों को मैं कि भाई आप बताना है कि बिहार में, ठीक है, बिहार का, ठीक है, सबसे बड़ा डिवीजन कौन सा है, जो प्रमंडल है, सबसे बड़ा प्रमंडल, ठीक है, या प्रभाग या प्रमंडल जो भी आप लोगों ने बोलना है, या प्रजामंडल बोलना है, और सबसे छोटा वाला कौन सा है और उनमें कौन कौन से जिले हैं। सबसे बड़ा, सबसे छोटा, ठीक है, सबसे बड़ा और सबसे छोटा प्रमंडल कौन सा है और उनमें जिले कौन कौन से हैं, ये आप लोग बताओगे मुझे, ठीक है। सबसे बड़ा प्रमंडल कौन सा है, सबसे छोटा प्रमंडल कौन सा है, और उनमें कौन कौन से जिले हैं, ये आप लोगों ने बताना है, ठीक है, ओके। उनमें जिले कौन कौन से हैं ये भी आप बताओगे। मैं यहाँ पर मैं देख रहा हूँ काफी सारे लोग आंसर कर रहे हैं और आंसर गलत आ रहे हैं, मैक्सिमम लोगों के आंसर्स गलत आ रहे हैं। तो प्लीज एक बार पता करके आइए। वैसे मैं कल इसका क्वेश्चन आपके लिए लेने वाला हूँ, तो 12:30 बजे आप लोगों ने आ जाना है। 5 बजे भी आप लोगों की क्लास है, ठीक है, जीके की, और एनसीईआरटी बेस्ड रहेगा, तो उसके अंदर में भी आप लोग जुड़ सकते हो, ठीक है। तो सेशन को लाइक कीजिए आप लोग और कमेंट करके बताइए कि आपको सेशन कैसा लगा, प्लस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना, बेल आइकन दबा देना। मिलते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।